नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने जो हमारी क्लास थी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। हमारे देश में कौन ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो प्रधानमंत्री रहे और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा से बनाए गए हैं और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से बनाए गए हैं। यहाँ तक का अध्ययन हमने प्रधानमंत्री के चैप्टर में पूरा कर लिया था और आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। तो देखिएगा, संसद की बात करते हैं। संसद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि संसद जो है इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 79 में दिया गया है। अब 79 के अंदर कहा गया है कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार से संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को शामिल किया जाता है। देखिए, जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यह तीनों संसद के अंग कहलाते हैं और इनकी संख्या है 3। कौन कौन हैं? राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं। वहीं संसद के यदि सदन पूछे जाएं तो आंसर होता है 2 और वो होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। इस प्रकार से संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं संसद और आपको पता है हम राष्ट्रपति पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम राष्ट्रपति का अध्ययन नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति के अलावा संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा बची है, इसलिए हम अब संसद में हम राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम शुरू करते हैं राज्यसभा से। देखिए, बात करें हम राज्यसभा की। राज्यसभा का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है। अब 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। अब राज्यसभा के और कौन कौन से नाम हैं हम इनका भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा के नाम। सबसे पहले देखिए, राज्यसभा के नामों में हम इसे स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। स्थायी सदन। इसके पश्चात देखिए, इसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। स्थायी सदन, उच्च सदन। इसके बाद देखिए, इसी को हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए, इसे हम राज्यों का सदन भी कहते हैं। और अगला जो इसका नाम है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम है जिसे 1954 में इस नाम की जगह हमने राज्यसभा शब्द का प्रयोग किया है। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के स्थान पर इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से
राज्यसभा का जो नाम है स्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर 1954 में इसका नाम बदलकर हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स से राज्यसभा रखा। इसके पश्चात देखिए राज्यसभा में अगला बिंदु है उसकी सदस्य संख्या, कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है या कितनी है। देखिए राज्यसभा में 2 प्रकार की सदस्य संख्या पाई जाती है। एक सदस्य संख्या राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या के नाम से जाना जाता है। एक सदस्य संख्या राज्यसभा की वर्तमान के नाम से जानी जाती है। अर्थात राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 250 हो सकती है। वहीं पर राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में अधिकतम में भी 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 निर्वाचित सदस्य होंगे। वहीं पर अगर वर्तमान की बात करें तो 12 मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किए गए हैं और वहीं पर 233 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं। तो इस प्रकार से 233 वर्तमान में निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्य वर्तमान में मनोनीत सदस्य हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा की सदस्य संख्या ध्यान रखना है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, वहीं पर 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं पर वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है और उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। वहीं पर 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं जो आपके राज्य और संघ शासित प्रदेशों से भेजे जाते हैं। इसके पश्चात देखिए राज्यसभा की योग्यता कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है। देखिए योग्यता की यदि बात की जाए, सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, यानी कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी योग्यता होती है कि उस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के चुनाव में कौन सी निर्वाचन पद्धति का प्रयोग होता है, और यह आपको मैं पहले अच्छे से बता चुका हूँ कि राज्यसभा के चुनाव में किस निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और आपको याद होगा जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था उसी समय मैंने बताया था कि जो पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूज होती है वही राज्यसभा के चुनाव में भी प्रयोग ली जाती है। इसलिए हम यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन पद्धति है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को प्रयोग में लिया जाता है और इसी पद्धति के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कभी भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा सदस्यों को ही इसमें मत देने का अधिकार है और यह चुनाव हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होना चाहिए। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए, यदि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की हम बात करें तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अर्थात कार्यकाल तो 6 वर्ष होगा, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करेंगे और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य चुने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अवकाश प्राप्त व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी कि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हुआ है वह व्यक्ति राज्यसभा के लिए दोबारा से चुनाव लड़ सकता है और दोबारा से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, गण पूर्ति। राज्यसभा की गण पूर्ति, इसे हम कोरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की गण पूर्ति होती है 1/10। अब देखिए, आप कहेंगे गण पूर्ति क्या होती है, तो सुनिएगा ज़रा। किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्य संख्या गण पूर्ति कहलाती है। किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्य संख्या उसकी गण पूर्ति कहलाती है। यानी कि यदि हमें राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करना है तो वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, मल्टीप्लाई 1/10। तो देखिए, हम बात करेंगे तो 24.5 अर्थात 24 व्यक्ति, या हम कह सकते हैं 25 व्यक्ति, 24 व्यक्ति वहाँ पर न्यूनतम उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी हम राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित कर सकते हैं। अन्यथा हम राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जो न्यूनतम गणपूर्ति होती है, ऑप्शन में 24 हो तो भी सही होगा और 25 हो तो भी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा,
वैसे इसकी न्यूनतम जो गणपूर्ति होती है वो होती है 25 सदस्य। न्यूनतम 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की। ये राज्यसभा के सभापति किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उपसभापति किस प्रकार से बनाए जाते हैं और उनका कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, हम सभापति की बात करें तो ध्यान रखिए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति बनता है। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हम किस प्रकार से करते हैं। आपको मैंने बताया था, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया मैंने कहा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का या सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। यानी कि सभापति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। अब बात करें उपसभापति की। देखिए, यदि हम उपसभापति की बात करें तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इसका जो कार्यकाल होता है वह भी 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, उपसभापति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, वहीं पर राज्यसभा का जो सभापति है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति बनता है और उपसभापति राज्यसभा में से बनता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसीलिए उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। इसके पश्चात देखिए कुछ तथ्य हैं, याद करना पड़ेगा। प्रथम राज्यसभा का गठन। देखिए 1952 में पहली राज्यसभा गठित हुई और इस पहली राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा, इस प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि यही हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। वहीं पर वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में वेंकैया नायडू इसके सभापति है और वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से राज्यसभा का कुछ तथ्य हैं, यह याद रखने होंगे आपको। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, प्रथम सभापति राधाकृष्णन, वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू और वर्तमान उपसभापति हरिवंश रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वेंकैया नायडू 2017 में बने और हरिवंश 2018 में बनाए गए, इसलिए वेंकैया नायडू का कार्यकाल
2022 में पूरा होता है, वहीं पर हरिवंश का कार्यकाल 2024 में पूरा होगा। तो इस प्रकार यह आपके कुछ सामान्य जानकारी थी जो राज्यसभा से जुड़ी है। इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे लोकसभा की। देखिए लोकसभा, सबसे पहले देखिए लोकसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में दिया गया है। अब देखिए 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा को हम किन किन नामों से जानते हैं यह भी हमें ध्यान देना होगा कि लोकसभा को हम अन्य किन नामों से जानते हैं। तो देखिए लोकसभा के नाम कौन कौन से हैं? अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय सदन। इसी के अलावा हाउस ऑफ पीपुल्स, ध्यान रखिएगा यह भी राज्यसभा का लोकसभा का पूर्ववर्ती नाम है और इसे भी 1954 में बदलकर लोकसभा कर दिया गया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार राज्यसभा के नाम थे उसी प्रकार लोकसभा के भी नाम है। अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ पीपुल्स, यानी कि जिसे वर्तमान में लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे लोकसभा की सदस्य संख्या। देखिए सदस्य संख्या इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक अधिकतम और एक वर्तमान। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या होती है लोकसभा में 552 और वर्तमान में होती है 545। देखिए 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं और ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वहीं पर 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें निर्वाचित होते हैं और 530 सदस्य राज्य से। वहीं पर वर्तमान की बात करें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य राज्यों से। इस प्रकार से आपके लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं पर अधिकतम की बात करें तो 552 सदस्य होते हैं जिनमें 2 सदस्य आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद नंबर 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वहीं पर 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य राज्यों से भेजे जाते हैं। वहीं पर वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य राज्यों से इसमें भेजे जाते हैं। यदि हम बात करें कुछ परिवर्तन की तो देखिएगा वर्तमान में आपका एक संशोधन किया गया है, वह है 126वां संशोधन। 126वां संशोधन और इस संशोधन के द्वारा वर्तमान में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया है, अर्थात अब एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाएगा। वहीं पर इसी संशोधन में SC व ST का
आरक्षण भी बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है, अर्थात 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि एससी और एसटी को 1950 में 70 वर्ष के लिए जो आरक्षण दिया गया था उसे 126वें संशोधन के द्वारा 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 1950 में 70 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया और वह अवधि 2020 में पूर्ण हो गई, इसलिए 126वें संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए एससी और एसटी का आरक्षण एक बार और बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 126वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाएगा और एससी और एसटी का आरक्षण भी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे योग्यता पर। देखिए सबसे पहले वही योग्यता है जो राज्यसभा में भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक या निवासी होना चाहिए। दूसरी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है, यानी कि कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, वे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। निर्वाचन पद्धति और लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन पद्धति का प्रयोग होता है, वह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ध्यान रखिएगा, इससे तात्पर्य है जिस उम्मीदवार के पास में सर्वाधिक मत होंगे वही उम्मीदवार विजेता घोषित होगा। इस प्रकार से देखिए, माना किसी स्थान पर 1000 वोट पड़े और यदि यहाँ 3 सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं, एक व्यक्ति को 500, एक को 400 और एक को 100 मत प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा ए वाला उम्मीदवार विजेता होगा, यानी कि जिस व्यक्ति के पास में सर्वाधिक मत होंगे वही उम्मीदवार विजेता घोषित होगा। इसके पश्चात देखिए सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान रखिएगा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के माध्यम से किया जाता है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वहीं पर हम बात करें कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तो होता है 5 वर्ष, वहीं पर हम बात करें तो अनिश्चित होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे बहुमत नहीं होने पर भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित व अस्थिर होता है, परंतु सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि पूर्ण बहुमत है तो 5 वर्ष तक चलती है, यदि बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति समय से पूर्व इसे भंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात देखिए, यदि 352 का प्रयोग हुआ और ऐसी कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा,
कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात देखिए, हम बात करें गण पूर्ति की। लोकसभा की गण पूर्ति वही होती है जो राज्यसभा में होती है, 1/10। वहीं पर हम बात करें गण पूर्ति के पश्चात प्रथम लोकसभा का गठन, तो ध्यान रखिएगा यह भी 1952 में गठित हुई। 1951 में चुनाव प्रारंभ हुए और 52 में जाकर पूर्ण होते हैं। वहीं पर प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है। इस प्रकार से जो लोकसभा की पहली बैठक होती है वह भी 13 मई 1952 को ही होती है। दोस्तों, आज हम क्लास को यहीं तक कंप्लीट करेंगे। जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम कल 3 प्रकार के अध्यक्षों की बात करेंगे, जिसमें हम लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, कैसे उसे हटाया जाता है, पहला अध्यक्ष कौन है। इसके अतिरिक्त डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, और इसी के साथ हम प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कल हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों कंप्लीट हो जाएगी और उसके पश्चात हम लोकसभा की शक्तियों की ओर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।